सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों हम बात करेंगे आज राजस्थान पशु परिषद की जो भर्ती परीक्षा है उसका आज जो पेपर था दिसंबर 1 दिसंबर का, उसकी सिर्फ एक में जो प्रश्न पूछे गए हैं राजस्थान इतिहास से और राजस्थान कला संस्कृति के काफी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं और लगभग 30 से 35 प्रश्न इसके अंदर पूछे गए हैं। पिछली परीक्षाओं की तुलना में इस बार जो राजस्थान पशु परिषद की भर्ती है उसके अंदर राजस्थान जी के और राजस्थान कला संस्कृति से प्रश्नों का अच्छा समावेश किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में जो शिफ्ट 1 हुई है उसका जो पेपर है उसके अंदर प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं और इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि आने वाली जो भी शिफ्ट है, शिफ्ट 3 और 4, उसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि कौन सा प्रश्न सबसे पहले पूछा गया है पेपर में। तो इसमें जो मेरे पास पेपर है उसके अंदर पहला प्रश्न जो है वो है सागरमल गोपा से संबंधित एक प्रश्न है। ऑप्शन 1 दे रखा है प्रश्न 1 दे रखा है सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन 1 दे रखा है राजस्थान। ऑप्शन 2 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है इसमें राजस्थान। ऑप्शन 2 दे रखा है इसके अंदर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 3 दे रखा है दिल्ली। ऑप्शन 4 दे रखा पंजाब। ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी है, किस राज्य संबंधित थे? राजस्थान से थे। और राजस्थान में भी कौन सी रियासत से थे? जैसलमेर रियासत से। कौन सी रियासत से संबंधित है? जैसलमेर रियासत से संबंधित है। और इन्हें जैसलमेर का वीर शिरोमणि कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? जैसलमेर का वीर शिरोमणि। जैसलमेर का वीर शिरोमणि, वीर शिरोमणि इन्हें कहा जाता है। तो ये जो प्रश्न है इनके इर्द गिर्द ही आने वाली जो अपनी एग्जाम होगी, अगली शिफ्ट होगी, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैं इनका थोड़ा सा विश्लेषण आपको बता देता हूं। और इन्होंने जो जैसलमेर में इन्होंने जो वो क्या नाम से रियासत का और प्रजामंडल का गठन हुआ था उसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इनकी कुछ पुस्तकों के नाम है वो है, एक तो जैसलमेर का गुंडाराज, जैसलमेर का गुंडाराज, जैसलमेर का गुंडाराज। एक है आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। और एक है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये कुछ इनकी पुस्तकें थी। और बाद में इनको 3 अप्रैल 1946 को महाराजा जवाहर सिंह के समय इन्हें क्या कर दिया, केरोसिन डालकर इन्हें जिंदा जला दिया गया था। और 4 अप्रैल 1946 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 4 अप्रैल 1946 की इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो सही आंसर इसका रहेगा राजस्थान। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से किन राज्यों को शामिल किया गया था? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। इस बार पता नहीं ये लाइन क्यों दी है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। भाई जब आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है तो इसका तो उपयुक्त या बिना उपयुक्त एक ही आंसर होगा। तो सर्वाधिक उपयुक्त आंसर का क्या मतलब है? पता नहीं क्यों लिखी है इन्होंने इस बार लाइन। तो इसमें ऑप्शन 1 दे रखा है बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर। ऑप्शन 2 दे रखा है बी बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर। ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। ऑप्शन 4 दे रखा है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जो प्रथम चरण इसके अंदर 4 तो रियासतें थी, उनको हम शॉर्ट में लिखते हैं ए, बी, सी और डी। तो एक तो है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और ये जो प्रथम संघ था, ये जो मत्स्य संघ था उसके तहत इसका गठन हुआ था, मत्स्य संघ। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था ये मत्स्य संघ। और इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को इसके अंदर जो राज प्रमुख बना गया था वो बनाया गया था उदयवान सिंह। और इसका जो उद्घाटन वगैरह हुआ था वो हुआ था लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में। तो ये इससे संबंधित जानकारी है। तो राजस्थान का एकीकरण किससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप एक बार राजस्थान के एकीकरण को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि हर शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके इर्द गिर्द ही प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। तो इसके अंदर 4 तो रियासतें थी और एक इसके अंदर ठिकाना भी था, वो ठिकाना था नीमराणा। और 4 रियासतें थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसके बाद में अगला प्रश्न था हमारा निम्नलिखित में से किसने 1944 और 1956 के बीच बीकानेरी रेगिस्तानी गांव में लगभग 300 स्कूल खोले। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा स्वामी केशवानंद। सीईटी के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया था। सीईटी जो एग्जाम है उसके अंदर भी प्रश्न पूछा गया था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर रहेगा इसका 1। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध तो हस्तकला से है, हस्तकला में इसको हम पढ़ेंगे। और कोमल कोठारी का रूपायन संस्थान में योगदान है, इनकी स्थापना में, रूपायन संस्थान। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी केशवानंद। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है, प्रश्न काफी मतलब इतना नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड प्रश्न इसके अंदर पूछ लिए गए हो। प्रश्नों को एक मतलब मॉडरेट क्रम में रखा है।
तो अगला प्रश्न था बावड़ियों से संबंधित कुछ एक प्रश्न था, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, स्टेप वेल्स का मतलब होता है, स्टेप वेल्स मतलब ऐसा कुआ जिसमें सीढ़ियां लगी हो, स्टेप वेल्स का मतलब क्या होता है, ऐसा कुआ जिसमें सीढ़ियां लगी हो, होती है बावड़ी। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है। जब मैंने राजस्थान जीके की इतिहास और कला संस्कृति से जो प्रश्नों की सीरीज कराई थी, उन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न इसके अंदर ऐसा नहीं है जो बाहर से पूछा गया हो। हमारे पास में लगभग 100 वीडियो थे राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित, तो उसके सब सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं के अंदर से पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित में से राजस्थान कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाता है? बूंदी शहर, यानी बावड़ियों का शहर इसे कहा जाता है, बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर। और एक बीकानेर है, उन्हें कहा जाता है बीकानेर को हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर। इसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, हवेलियों का शहर। तो सही आंसर इसका रह जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, अगला जो प्रश्न है राजस्थान जीके से संबंधित वो है, हाँ, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न करता है। ऑप्शन 1 दे रखा है इसका खड़ताल, ऑप्शन 2 दे रखा है पुंगी, ऑप्शन 3 दे रखा है रावण हत्ता, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न, ऑप्शन बी दे रखा है इसका पुंगी, और ऑप्शन 4 दे रखा है एक तारा। तो एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें या राग उत्पन्न कर सकता है तो वो होता है एक तारा। और मीराबाई और नारद, मीराबाई और नारद इसी को बजाया करते थे, नारद जी, उनके पास ये बड़ा यंत्र होता है। इसके बाद में रावण हत्ता, और ये रावण हत्ता है तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। खड़ताल हमारा है घनवाद्य यंत्र, खड़ताल कौन सा है? घनवाद्य यंत्र, घनवाद्य यंत्र। घनवाद्य यंत्र वे यंत्र होते हैं जिनसे स्वरों की उत्पत्ति चोट या आघात के कारण होती है। और एक तारा है जो ये है तत्वाद्य यंत्र, एक तारा भी कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र है। और रावण हत्ता भी कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र है। और जो पुंगी वाद्य यंत्र है ये है अपना सुशिर वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक के द्वारा बजाया जाता है, तो ये होते हैं, ये होता है सुशिर वाद्य यंत्र, जिन्हें फूंक के द्वारा बजाया जाता है वो होते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। रावण हत्ता एक इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है, इससे संबंधित एक अगली जो शिफ्ट है उसके अंदर प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा आपको। तो नारियल की खोल व बकरे की चमड़ी से निर्मित होता है ये, और एक गज होता है जिसके द्वारा ये बजाया जाता है, इस प्रकार का एक गज होता है, इसको बोलते हैं गज, और इसके द्वारा ये बजाया जाता है। और इसके अंदर 9 तार होते हैं, कितने तार होते हैं इसके अंदर? 9 तार होते हैं। और रामदेव जी की, बाबू जी की और डूंगर जी जवाहर जी की फड़के में इनका वाचन किया जाता है। तो सही आंसर इसका तो रहेगा एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न ध्वनि उत्पन्न करता है वो होता है एक तारा। इसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, मारू राय का पशुचारकों का आशय है उस राय का समूह से जो निम्नलिखित में से सर्वाधिक, निम्नलिखित में से भेड़ों को पालते हैं, बकरियों को पालते हैं और मवेशियों को पालते हैं। ऑप्शन 4 रखा ऊंटों को पालते हैं, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित पर्सन। तो ये प्रश्न वैसे तो जो हमारा पशु वाला, इसके अंदर जो टॉप पशु वाला जो पार्ट था उसके अंदर से पूछा गया है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हम राजस्थान जी के हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि पाबूजी वाला जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर आता है राय, पाबूजी हैं रायका जाति के आराध्य देव, रायका जाति के आराध्य देव। और रायका जाति क्या करती है? ऊंटों को पालने का कार्य करती है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में और अगला प्रश्न हमारा राजस्थान जी के संबंधित ही, राजस्थान जी के इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्न हमने इसमें लिए हैं। संतों का जीवन इतिहास जो कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है क्या नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है वचनिका, ऑप्शन 2 दे रखा है झूलना, ऑप्शन 3 दे रखा है पारची, ऑप्शन 4 दे रखा है जमाल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पारची। क्या रहेगा? पारची। संतों का जीवन जो राजस्थानी कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है, या संतों का जीवन वृत्तांत पर्ची के रूप में, या पारची जो इसमें लिखा हुआ है, संतों का जीवन किसके रूप में है? पारची के रूप में है, पारची के रूप में उपलब्ध है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा राजस्थान जी के संबंधित ही, हाँ, ये प्रश्न है, कैला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? इतने सीधे जो प्रश्न पूछे गए हैं इसमें, काफी ज्यादा, कुछ प्रश्न तो ऐसे पूछे गए हैं बिल्कुल सीधे सीधे। तो इसमें पूछा है कैला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। ऑप्शन 1 दे रखा ढोल नृत्य, ऑप्शन 2 दे रखा अग्नि नृत्य, ऑप्शन 3 दे रखा डांडिया नृत्य, ऑप्शन 4 दे रखा लांगुरिया नृत्य। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा लांगुरिया नृत्य। और कैला देवी का जो मेला है वो लगता है चैत्र माह में, चैत्र शुक्ल अष्टमी को यह मेला लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है कैला देवी का मेला। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को पूजी जाती है शीतला माता, चैत्र कृष्ण अष्टमी को पूजी जाती है शीतला माता, जिसका मेला लगता है चाकसू जयपुर में, शीतला अष्टमी को चाकसू जयपुर के अंदर। अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती सिद्धों के द्वारा, जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। ढोल नृत्य किया जाता है जालोर में,
जालोर में, जिसको प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है जय नारायण व्यास के द्वारा। तो ये प्रश्न जय नारायण व्यास के द्वारा। और डांडिया नृत्य किया जाता है मारवाड़ में या मेवाड़ में भी किया जाता है। ये गुजरात का नृत्य है लेकिन मारवाड़ में भी किया जाता है इसको। तो इसका जो सही आंसर है केला देवी का नृत्य जो किया जाता है वो किया जाता है लांगुरे नृत्य। कौन सा? लांगुरे नृत्य, या इसको गुटकन नृत्य भी बोलते हैं। गुटकन नृत्य एक इसका नाम है, गुटकन नृत्य। ये मैंने बता दिया। केला देवी का मेला कहाँ पर है? केला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और कौन से जिले में है? करौली जिले में है। और कालीशील नदी के किनारे है। कालीशील नहीं, कालीशील नदी के किनारे मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है, हनुमान जी का भी है। और यहाँ पर भोरा भगत की छतरी भी है, भोरा भगत की छतरी। तो इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? ऑप्शन 1 दरखा तेरा ताल नृत्य, ऑप्शन 2 दरखा बमरसिया नृत्य, ऑप्शन 3 दरखा गौरी नृत्य, ऑप्शन 4 दरखा भवाई नृत्य, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? तो तेरा ताली जो नृत्य है उसको किया जाता है बैठी मुद्रा में। और बमरसिया जो नृत्य है भरतपुर का है। और गौरी जो लोकनाट्य है। और भवाई भी क्या है? नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य है। भवाई भी व्यवसायिक नृत्य है। इसके अंदर मटकों को अपने सिर पर रखकर विभिन्न प्रकार के करतब दिखाते हुए नृत्य किया जाता है। तो सही आंसर इसका रहेगा तेरा ताली नृत्य। 13 मंजीरे बंधे होते हैं इसमें शरीर के बाएं भाग पर, हाथ और पैरों में। तो सही आंसर इसका रहेगा तेरा ताली नृत्य। और रामदेव जी महाराज की आराधना में किया जाता है। रामदेव जी महाराज की आराधना में इस नृत्य को किया जाता है। कामड़िया पंथ की महिलाएं इस नृत्य को करती है। कामड़िया पंथ की महिलाएं इस नृत्य को करती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा तेरा ताली नृत्य। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चार बेंत राजस्थान किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाटक प्रस्तुति है? ऑप्शन 1 दे रखा है दौसा, ऑप्शन 2 दे रखा है टोंक, ऑप्शन 3 दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन 4 दे रखा है कोटा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चार बेंत राजस्थान किस प्रसिद्ध लोक नाटक प्रस्तुति है? तो इसका सही आंसर रहेगा टोंक। सही आंसर क्या रहेगा इसका? टोंक। चार बेंत टोंक की प्रसिद्ध है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न था हमारा, शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है वागड़ी, ऑप्शन 2 दे रखा है मेवाती, ऑप्शन 3 दे रखा है भीली, ऑप्शन 4 दे रखा है ढूंढाड़ी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दिखाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ढूंढाड़ी। क्या रहेगा? ढूंढाड़ी इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, अगला जो प्रश्न था हमारा, हाँ ये था, राजस्थान में रत्न एवं आभूषणों के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो इसका ऑप्शन 1 दे रखा है सीतापुर जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है भिवाड़ी अलवर, ऑप्शन 3 दे रखा है देवारी उदयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है बोरानाड़ा जोधपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। अब इसका अगर सीतापुरा जयपुर होना चाहिए, वैसे तो ये सीतापुरा जयपुर। और ईपीआईपी जो पार्क बनाए गए हैं, ईपीआईपी पार्क वो बनाया गया है बोरानाड़ा जोधपुर। अब देखते हैं एग्जाम में क्या आंसर इसका माना जाता है। तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला स्थिति है। सीतापुरा जयपुर में भी है विशेष आर्थिक जोन रत्नों एवं आभूषणों के लिए। तो अब देखते हैं क्या मानते हैं इसका। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे राजस्थान जी के संबंधित, हाँ ये प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा है इसका माही नदी, ऑप्शन 2 दे रखा है बाणगंगा, ऑप्शन 3 दे रखा है लूणी, ऑप्शन 4 दे रखा है सरस्वती नदी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सरस्वती नदी। क्या रहेगा? सरस्वती नदी। और यहाँ से प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई है? कालीबंगा सभ्यता यहाँ से प्राप्त हुई है। और इसको घग्गर नदी के नाम से, मृत नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। बाणगंगा नदी जयपुर के बैराट से निकलती है। और यहाँ पर जो कार्तिक पूर्णिमा होती है, कार्तिक पूर्णिमा को बाणगंगा मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न था, इसके बाद में अगला प्रश्न, हाँ ये प्रश्न है, राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हांसली पहनी जाती है? राजस्थान के आभूषणों से संबंधित ये प्रश्न है, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित। तो ऑप्शन 1 दे रखा गर्दन, ऑप्शन 2 दे रखा कान, ऑप्शन 3 दे रखा हाथ, ऑप्शन 4 दे रखा सिर। तो हांसली जो पहनी जाती है ये पहनी जाती है गर्दन में, गले में ये पहनी जाती है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अभी कान में, हाथ में और सिर में कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो कान के जो आभूषणों में एक तो है कर्णफूल, मैं एक बार बोल के बता देता हूँ। कर्णफूल है, पीपल पन्ना है, फूल झुमका है, अंगोटिया, झेला, लटकन, टोटी। तो अंगोटिया, एक तो अंगोटिया, एक है लटकन और एक टोटी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुंडल बाली, ये तो आपको याद होंगे। पीपल पन्ना, कर्णफूल, ये सब किसमें पहने जाते हैं? कान में पहने जाते हैं। और इसके बाद में एक सिर है, सिर पर है बोर है, बोरला है, शीशफूल, रखड़ी, टिकड़ा। इसके अलावा दामिनी, मेमंद, सिरमांग, ताबीत, फीणी, गोफण भी इंपॉर्टेंट, गोफण एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में टीडी भड़को, एक है टीडी बड़को,
तो ये मतलब ऐसे हैं जिनमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो एक है टीडी वड़को। इसके अलावा हाथ में पहने जाने वालों में, हाथ में एक तो मोकड़ी, मोकड़ी बोलते हैं, लाख की जो चूड़ियां होती है उनको बोलते हैं मोकड़ी। तो मोकड़ी है एक, तो एक है नोगरी, एक गोखरू, गोखरू, एक है गोखरू, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोखरू, गोखरू। इसके अलावा पुर्चियां, बिल्लोरी, मोखड़ी, बंगड़ी, कड़ा, कंगन, ये सब किस में पहने जाते हैं, हाथ में पहने जाते हैं। तो ये इस प्रश्न इससे संबंधित प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गंगा नदी के तट पर प्राचीनतम किला कौन सा स्थित है, निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। ऑप्शन 1 दे रखा है आमेर किला, ऑप्शन 2 दे रखा है जयगढ़ किला, ऑप्शन 3 दे रखा है नाहरगढ़ किला, ऑप्शन 4 दे रखा है बटनेर किला। तो आमेर किला, जयगढ़ किला और नाहरगढ़ किला, तीनों किले कहाँ पर है, जयपुर में है, जयपुर में। तीनों किले कहाँ हैं, जयपुर में। और बटनेरगढ़ का किला जो है यह है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला, सबसे प्राचीनतम किला। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी पर हुए हैं, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। मिट्टी से निर्मित ये दुर्ग है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग है ये, मिट्टी से निर्मित दुर्ग। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था भूपत भाटी ने। और इसके जो वास्तुकार थे वो थे केकैया। कौन थे, केकैया इसके वास्तुकार थे। और ये सबसे प्राचीनतम दुर्ग है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग हो गया। इसके अलावा इसमें राजस्थान में जो सबसे पहले जौहर के प्रमाण इसके अंदर मिले हैं, हिंदू मुस्लिम के एक साथ जौहर होने का प्रमाण इसके अंदर है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बटनेर का किला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है पुष्कर, ऑप्शन 2 दे रखा है अलवर, ऑप्शन 3 दे रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो सर्वाधिक जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा पुष्कर। पुष्कर में है ब्रह्मा मंदिर, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेले लगते हैं, कार्तिक माह में यहाँ मेले लगते हैं पुष्कर में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में किसे आत्मसम्मान बलिदान प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है इसका महाराजा गज सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराणा सांगा, ऑप्शन 3 दे रखा है विजय सिंह राठौड़, ऑप्शन 4 दे रखा है अमर सिंह राठौड़, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राणा सांगा इसका सही आंसर रहेगा। आत्मसम्मान और बलिदान के लिए किसे याद किया जाता है, राणा सांगा को। किसके किया जाता है, राणा सांगा को इसके लिए याद किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। वैसे इसका सही आंसर अमर सिंह राठौड़ भी हो सकता है, देखते हैं बोर्ड इसका क्या आंसर मानता है। वैसे राणा सांगा इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो प्रश्न है राजस्थान जी के संबंधित। इसके बाद में एक प्रश्न है, भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया और यह निर्माण कार्य जारी रहा। तो इसका ऑप्शन 1 दे रखा है 20 वर्ष, ऑप्शन 2 दे रखा है 60 वर्ष, ऑप्शन 3 दे रखा है 90 वर्ष, ऑप्शन 4 दे रखा है 10 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 90 वर्ष। इस प्रकार के प्रश्न मतलब कुछ लोगों को इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और ये ज्यादा डिसाइड भी नहीं करते। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 90 वर्ष। ये प्रश्न पहले कभी नहीं पूछा गया, पहली बार ये प्रश्न पूछा गया, तो 90 वर्ष इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा था, राजस्थान में विवाह के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है मदिल, ऑप्शन 2 दे रखा है आटे वाली, ऑप्शन 3 दे रखा है मोथड़ा, ऑप्शन 4 दे रखा है लहरिया। तो लहरिया तो पहनी जाती है युद्ध के होली के समय, होली के समय। और केसरिया पगड़ी जो पहनी जाती है वो पहनी जाती है युद्ध के समय, युद्ध के समय। मदिल पगड़ी पहनी जाती है दशहरे के समय, दशहरे के समय। और मोथड़ा पगड़ी पहनी जाती है विवाह के समय। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और ये जो आटे वाली है इसका भी बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, आटे वाली जो पगड़ी पहनी जाती है ये पहनी जाती है सुनारों के द्वारा। किसके द्वारा पहनी जाती है, सुनारों के द्वारा पहनी जाती है। आरबीएससी की जो बुक है उसके अंदर ये लिखा हुआ है। एक इसके अलावा बंजारे और होते हैं वो पहनते हैं मोटी पट्टीदार पगड़ी, मोटी पट्टीदार पगड़ी। ये दोनों लाइनें जो हैं, ये जो पूरा प्रश्न है ना ये आरबीएससी की बुक पे आधारित है। तो मोटी पट्टीदार जो पगड़ी है ये पहनी जाती है बंजारों के द्वारा, बंजारों के द्वारा। इसके अंदर चारों के बारे में दे रखा था, मदिल के बारे में दे रखा है, आटे वाली के दे रखा है, लहरिया के बारे में दे रखा है, और मोथड़ा जो होती है विवाह के समय जो पहना जाता है वो भी दे रखा है इसके अंदर। इसके अलावा तीज के अवसर पर राजस्थान की महिलाएं लहरिया बांध की होड़नी और पुरुष लहरिया पगड़ी बांधते हैं तीज के अवसर पर। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इसके बाद में अगला है हमारा, राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इस वृक्ष को मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा गया है। दिए गए विकल्पों में वृक्ष की पहचान कीजिए। तो इसका सही सारी दुनिया को पता है, इस छोटे जब पहली तीसरी क्लास की किताब में प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान में कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है राजस्थान का। तो इसका सही आंसर रहेगा खेजड़ी। ज्यादातर प्रश्न इसमें जो लिए गए हैं वो आरबीएससी की बुक से, आरबीएससी की बुक में जो लाइनें दे रखी है ना सेम एज इट इज, वहां से प्रश्न उठाए गए हैं। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा वाद्य यंत्रों से संबंधित है, काफी अच्छा प्रश्न है। इसके अंदर दे रखा है एक तारा। तो ये वाद्य यंत्र मीराबाई बजाया करती थी। इसका जो ऑप्शन
ए है, इसका रहेगा 3, ऑप्शन ए का क्या रहेगा 3। अलगोजा, अलगोजा होता है बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र, 2 बांसुरियों को मिला के इसको बनाया जाता है, तो बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र हो जाएगा ये, बी का हो जाएगा चौथा, बी का क्या हो जाएगा चौथा। रावणत्ता, ये भोपो का वाद्य यंत्र है, भोपो का वाद्य यंत्र, तो इसका हो जाएगा सी का दूसरा। और नगाड़ा, इसकी इसको दो मोटी लकड़ियों से बजाया जाता है, तो ये हो जाएगा डी का पहला। 3 4 1 2 इसका सही आंसर रहेगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूफी संत नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन 2 दे रखा दादू दयाल, ऑप्शन 3 दे रखा अमीर खुसरो, ऑप्शन 4 दे रखा बाबा फरीद, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो निम्नलिखित में से कौन सूफी संत नहीं है? तो दादू दयाल जी सूफी संत नहीं है। दादू दयाल जी जो है ये एक दादूपंथी है, इनका खुद का अलग पंथ है। तो दादूपंथी, और इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उसको बोलते हैं निफक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निफक संप्रदाय इसको बोला जाता है। और दादू पंथ की जो मुख्य पीठ है ये है जयपुर में, नारायण पहाड़ी जयपुर, तो वहां पर इनकी प्रमुख पीठ है। और इसकी ये शव को जलाते नहीं है, बल्कि ये शव यानी जो मृत शरीर होता है जलाते नहीं है उसको, बल्कि उसको जंगल में छोड़ देते हैं खाने के लिए, जानवरों को खाने के लिए। तो ये दादूपंथी है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके अलावा अगला प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी साहित्य का प्रथम लेखक कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 2 दे रखा है मेघराज मुकुल, ऑप्शन 3 दे रखा शिवचंद्र भरतिया, ऑप्शन 4 दे रखा विजयदान देथा, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो राजस्थानी साहित्य का प्रथम लेखक जो कहा जाता है वो है शिवचंद्र भरतिया। क्या है? शिवचंद्र भरतिया। प्रथम जो राजस्थानी कहानी है वो भी इन्होंने लिखी है, प्रथम राजस्थानी कहानी, प्रथम राजस्थानी कहानी इन्होंने लिखी है, उसका नाम है विश्रांत प्रवास, विश्रांत प्रवास। और प्रथम नाटक भी इन्होंने लिखा है, उसका नाम है केसर विलास, केसर विलास। और प्रथम जो उपन्यास है वो है इनका ही कनक सुंदरी, कनक सुंदरी। मेघराज मुकुल ने लिखी है एक तो सेनानी नामक कविता, जिसमें हाड़ी रानी की से संबंधित उसकी उनकी जो वीर गाथा है उससे संबंधित है ये, क्या नाम से, मेघराज मुकुल की। इसके अलावा एक है इनकी रचना उमंग, उमंग नाम से एक जो रचना है वो भी किसकी है? इनकी है। विजय सिंह पथिक और विजयदान देथा, विजयदान देथा भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। विजयदान देथा को 2004 में पद्मश्री दिया गया है। और रूपायन संस्था में, रूपायन संस्था की जो सह संस्थापक है, रूपायन संस्था का जो मतलब संस्थापक तो कोमल कोठारी थे, और इनके जो सह संस्थापक थे वो थे विजयदान देथा। और ये राजस्थान के एक प्रथम साहित्यकार है जिनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। इनकी जो वातारी फुलवारी, तीडोरा, रुख, हलेख विटलर, मारो बदलो पहली, परिणीति, बापू के 3 हत्यारे, ये इनकी रचनाएं हैं। तो सही आंसर इसका रहेगा शिवचंद्र भरतिया। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की उपलब्धियों का वर्णन करती है? ऑप्शन 1 दे रखा है विगत, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रकाश, ऑप्शन 3 दे रखा है रूपक, ऑप्शन 4 दे रखा है आशो, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा प्रकाश। क्या रहेगा? प्रकाश। किसी राजवंश या व्यक्ति विशेष की जो जानकारी देती है, उसकी उपलब्धियों का वर्णन करती है, वो होती है प्रकाश। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, इसके बाद में और प्रश्न भी हैं 2-3। हाँ, ये प्रश्न है 31 नंबर का, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है बेणेश्वर मेला, ऑप्शन 2 दे रखा है केला देवी मेला, ऑप्शन 3 दे रखा है श्री महावीर जी मेला, ऑप्शन 4 दे रखा है कपिल मुनि का मेला, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो राजस्थान के आदिवासी समाज का जो सबसे बड़ा मेला है वो भी बेणेश्वर मेला। कौन सा मेला है? बेणेश्वर मेला है। और संत माओ जी की ये संत माओ जी की उसमें लगता है, ये संत माओ जी का यहाँ पर स्थान है। और ये मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। सोम, माही, जाखम, 3 नदियों का यहाँ पर संगम है, सोम, माही और जाखम। इसके बाद में केला देवी के मेले से संबंधित मैंने आपको सारी जानकारी दे दी थी, एक बार और बता देता हूँ। केला देवी का जो मंदिर है एक तो है कालीशील नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? कालीशील नदी के किनारे ये मंदिर है। एक यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, उसके सामने भोरा भगत की छतरी है, भोरा भगत की छतरी है। एक यहाँ पर जो है वो क्या नाम से लांगुरे नृत्य यहाँ पर किया जाता है, गुटकन नृत्य इसको बोलते हैं, लांगुरे नृत्य या गुटकन नृत्य, गुटकन नृत्य यहाँ बोलते हैं। और ये संबंधित है। और इसका जो मेला लगता है ये लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला लगता है। और कालीशील नदी किनार हो गया और करौली जिले में यह स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक है हमारे श्री महावीर जी मेला और कपिल मुनि मेला। कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। मैंने पिछले प्रश्न में शायद बाणगंगा जो मेला है वो शायद मैंने आपको कार्तिक पूर्णिमा बता दिया था, तो कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है ये लगता है किसको? बैसाख पूर्णिमा को, बैसाख पूर्णिमा को। इसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा खेद है। कार्तिक पूर्णिमा
कार्तिक पूर्णिमा को तो लगता है कौन सा, कपिल मुनि का मेला। तो कार्तिक पूर्णिमा को जो जो मेला लगते हैं मैं एक बार बता देता हूँ आपको। कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, एक लगता है कपिल धारा का मेला, एक पुष्कर मेला, एक रामेश्वर मेला और एक चंद्रभागा पशु मेला। ये सब मेले लगते हैं कार्तिक पूर्णिमा को। और जो बैसाख पूर्णिमा को जो मेले लगते हैं उसमें है एक तो नारायणी माता का मेला जो अलवर में लगता है, एक बाणगंगा मेला है बैसाख पूर्णिमा को लगता है, एक है गोमती सागर पशु मेला जो लगता है झालरापाटन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर रहेगा बेणेश्वर मेला। कपिल मुनि का मेला हो ही गया हमारा कार्तिक पूर्णिमा को। अब बचा है श्री महावीर मेला। तो श्री महावीर जी का मेला ये करौली में लगता है और इसके अंदर श्री महावीर जी के मेले में, ये श्री महावीर जी का जो मेला लगता है ये लगता है चांदनगांव करौली में। चांदनगांव करौली में ये मेला लगता है, चांदनगांव करौली के अंदर। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेके बैसाख कृष्ण प्रतिपदा तक ये मेला लगता है। और इसके अंदर एक लाइन और दे रखी है कि ये आरबीएससी की लाइन है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। बसवा के जो जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना था और मंदिर बनाने में बड़ी रकम दी थी। इसकी रथ यात्रा में चरमकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा है, यानी कि चरमकार जो होते हैं उनका हाथ लगवाना इसमें जरूरी होता है, परंपरा है मतलब यहाँ पर। तो चांदनगांव करौली में मेला लगता है, हिंडोन में है ये जगह। तो इसका ये मैंने आपको पूरा बता ही दिया। तो बेणेश्वर मेला हो गया माघ पूर्णिमा को, केला देवी का मेला हो गया हमारे चैत्र शुक्लाष्टमी को, श्री महावीर जी का मेला हो गया हमारे बैसाख में, चैत्र से बैसाख में महावीर जी का हो गया चैत्र से बैसाख तक, और कपिल मुनि का हो गया कार्तिक पूर्णिमा को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसके बाद में जयपुर के निकट भावगढ़ बंदिया में कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन 1 दे रखा है करणी माता का मेला, ऑप्शन 2 दे रखा है कपिल मुनि का मेला, ऑप्शन 3 दे रखा है खलकाणी माता गर्दम मेला, ऑप्शन डी दे रखा है शीतला माता मेला। तो शीतला माता का जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला लगता है। और ये मेला लगता कहाँ है? ये मेला लगता है चाकसू जयपुर में, चाकसू जयपुर के अंदर ये मेला लगता है। खलकाणी माता का मेला लगता है जयपुर के निकट भावगढ़ बंदिया गांव है, लुणियावास में पड़ता है ये, लुणियावास, लुणियावास में यहाँ लगता है गधों का मेला। किसका मेला लगता है? गधों का यहाँ मेला लगता है, मेला लगता है। इसके अलावा करणी माता का मेला जो भी नवरात्रे होते हैं, एक तो आश्विन माह में और एक चैत्र माह में, दोनों जो नवरात्रे हैं उसमें मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला लगता है, कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। तो सही आंसर इसका रहेगा खलकाणी माता गर्दभ मेला। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, इसके बाद में एक गर्दभ मेला सोरसन बारा जो अंता में है वहां पर भी लगता है। इसके बाद में शायद और तो राजस्थान जी से संबंधित प्रश्न शायद नहीं है इसके अंदर, देख लेते हैं एक बार होगा तो। हाँ, एक प्रश्न और मिला है। महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर बसाया? ऑप्शन 1 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है मेवाड़, ऑप्शन 3 दे रखा है भरतपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है उदयपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा भरतपुर। इसके बाद में देख लेते हैं और होगा तो। हाँ, एक प्रश्न हो रहा है। राजस्थान में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा बीकानेर, बीकानेर में, जयपुर। सही आंसर क्या रहेगा? जयपुर। बीकानेर में मनाया जाता है आखा तीज को, आखा तीज को, क्योंकि आखा तीज में जो 1488 में आखा तीज के दिन बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी, तो बीकानेर में ये पतंग महोत्सव मनाया जाता है। हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर मनाया जाता है और जो पतंग महोत्सव है 14 जनवरी को वो भी जयपुर में मनाया जाता है, लेकिन आखा तीज के दिन जो पतंग उड़ाई जाती है वो उड़ाई जाती है बीकानेर के अंदर। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पशुचारण समुदाय है? तो इसका तो सही आंसर मैंने पहले बताया, एक ही प्रश्न 2-3 बार पूछ ले गए हैं। तो राय का समुदाय इसका सही आंसर रहेगा। और इनका जो लोकप्रिय जो देवता है वो है पाबूजी महाराज। राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? W.H. ब्राउन, आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, ऑप्शन 3 दे रखा है राय कृष्णदास, ऑप्शन 4 दे रखा है विजय कुमार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। सही आंसर इसका रहेगा बी। और इनकी जो पुस्तक थी वो थी राजपूत पेंटिंग्स। पुस्तक क्या थी इनकी? राजपूत पेंटिंग्स। और उस पेंटिंग में इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को नाम दिया था राजपूत चित्रकला, राजपूत चित्रकला इन्होंने इसको कहा था। और सर्वाधिक सर्वमान्य ये मत है राजपूत चित्रकला। W.H. ब्राउन ने इंडियन पेंटिंग इनकी पुस्तक है उसमें इन्होंने राजपूत कला कहा है इसको, राजस्थान चित्रकला को। और राय कृष्णदास और क्या नाम से कर्नल जेम्स टोड, राय कृष्णदास और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थानी चित्रकला कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला है इसको? राजस्थानी चित्रकला इसको बोला है, राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला। इसके अलावा विजय कुमार, ये शायद, हाँ, विजय कुमार का संबंध तो चित्रकला से है नहीं, तो इनका संबंध हो जाएगा हमारा। राय कृष्णदास ने बोला है और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान चित्रकला का है। आनंद कुमार वेंकटेश ने इनका पहली बार वर्गीकरण किया है। और W.H. ब्राउन ने इसको क्या बोला है? W.H. ब्राउन ने राजपूत चित्रकला का है। तो ये वाला हो गया हमारा आनंद कुमार स्वामी। जरूर इससे संबंधित एक प्रश्न उससे पूछा जाएगा। और एक है कि जादूनाथ सरकार, ये भी कोई
पुरातत्ववेदा हैं जादूनाथ सरकार, इन्होंने जो राजस्थानी चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला को इन्होंने मुगल चित्रकला कहा है, मुगल चित्रकला इन्होंने कहा है। तो ये भी आप याद रखें, मुगल चित्रकला इन्होंने कहा है। इसके बाद में अगला है, बच्छावतों की हवेली कौन से शहर में स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 2 दे रखा है सिवाना, ऑप्शन 3 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है बीकानेर। तो इसका सही आंसर रहेगा बीकानेर। क्या रहेगा? बीकानेर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में, होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? तो ऑप्शन 1 दे रखा है मायरा, बदावा, रसिया, तोरण। तो तोरण तो दूल्हा जब लड़की के घर पे जाता है तब वहां पर गाया जाता है। मायरा भात वात भरते हैं तब गाते हैं। और बदावा ये बालक का जन्म होता है तब, ये मतलब शुभ गीत है ये। और रसिया गाए जाते हैं सर्वाधिक होली पर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, इसके बाद में शायद प्रश्न नहीं है। तो ये दोस्तों, ये थे हमारे शायद 35 से 40 प्रश्न इसके अंदर पूछे गए हैं पशु परिचर की जो फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम हुई है उसके अंदर। और हो सकता है इन्हीं से संबंधित आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फोर्थ 6 शिफ्ट है इसके अंदर, तो उनके अंदर भी इन्हीं के इर्द गिर्द जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो आप कोशिश ये करें कि जो पहली शिफ्ट का जो पेपर आया है उसके जो आसपास वाले क्वेश्चन है उनसे उन जो टॉपिक दे रखे हैं उनसे संबंधित अच्छे से तैयारी करके जाएं और आपको निश्चय इसमें सफलता जरूर मिलेगी। और प्रश्न पेपरों का जो लेवल देखे तो उतना हार्ड नहीं है जितना हम उम्मीद कर रहे थे। सीईटी के मुकाबले में काफ़ी इजी पेपर है ये। तो ऐसे ही प्रश्नों की वीडियो पीडीएफ वगैरह के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट करो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और सेकंड शिफ्ट और अगले आने वाली जो शिफ्ट है उनका सोल्यूशन भी देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पर बने रहें।